गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे। जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। एक नई सुबह, एक नया अज़्म और बहुत सारी नई ख़बरें हैं, नए नए मौज़ूआत हैं और आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। स्पेशली वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारी दुआ ये है आज के दिन की तवस्सुत से कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील करे। आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू आर स्मार्टर इन द रूम देन यू आर इन द रोंग रूम। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह मौजूद हैं और सबसे स्मार्ट आप हैं तो एक दफ़ा ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अक्ल कुल हो, या हम इसको इस अंदाज़ में भी ले सकते हैं कि अगर आप की ज़िंदगी में वो लोग मौजूद हैं जो थोड़े से प्रोडक्टिव हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी के हवाले से सोचते हैं, कुछ अच्छा करने के हवाले से सोचते हैं, किसी अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो उसमें भी सही पहलू को वो तलाश करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी इन्हीं लोगों के दरमियान गुजारें। क्योंकि कंपनी का, आपके इर्द गिर्द के लोगों का आप पे बहुत ज़्यादा असर होता है, जल्दी या देर से। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जो कि नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, ना शुक्री करते हैं जो उनके पास है, उसके बजाय वो दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि अच्छा मुझे तो ये मिल गया, उसको ये क्यों मिला। तो जब आप ऐसे लोगों की गैदरिंग्स में होंगे, ऐसे लोगों के सर्कल में होंगे, तो आप यकीन करें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास जो चीज़ें मौजूद होंगी आप उसकी कदर खो देंगे। तो ख़ुद एहतसाबी करना, ये देखना कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको मैंने कैसे पूरा करना है, और हमेशा ये नहीं कहना कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मैं होती है ना, ये इंसान को तबाह कर देती है। और ना ही कभी आपने ये सोचना कि आप अक्ले कुल हैं, यानी आपको ही सब कुछ मालूम है। हो सकता है भाई आपसे छोटा किसी चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता हो, और कोई इसके अंदर कबाहत नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो, डिक्टेट कर रहा हो। तो अगर आप अपने अंदर से ये मैं ख़त्म कर देंगे कि मैं सब कुछ हूँ, तो आप उस बच्चे की वो अच्छी बात सुन सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपके नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा जी, ये तो थी एक अच्छी बात जो कि मुझे यकीन है 2 दिन तक, क्योंकि अब हम मंडे को आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करेंगे। अब ज़रा टॉप स्टोरीज़ की जानिब जाते हैं। तीर अंदाजी ज़रा सी नज़र इधर उधर हुई और निशाना ख़ता हो गया। लेकिन आज प्रोग्राम में ऐसे माहिर तीर अंदाज़ों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो बिना देखे हदफ पर निशाना लगाते हैं। बिसारत से महरूम आर्चर्स आज हमारे मेहमान होंगे। अब आप बहुत दंग रह गए होंगे कि किस तरह से भाई बिसारत से महरूम, और ये लोग किस तरह से कर लेते हैं। ये जब मैंने कल स्टोरी देखी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब जब आज वो प्रोग्राम में होंगे तो जानेंगे भाई कि ये क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, क्या चीज़ होती है जो कि हम कभी कभी देख के भी वो निशाना सही तरीके से नहीं लगा पाते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त सलाहियत रखी है भाई उनके अंदर। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा हम सब लोग अपने ब्रेकफास्ट में प्रेफर करते हैं कि 1 या 2 अंडे हम डेली रूटीन पे खाएं। इवन जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो कहा जाता है कि भाई आप बॉयल एग खाएं, आप अपनी डाइट में हिस्सा बनाएं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जिसे अंडा खिलाना शुरू कर दो। अंडे बहुत तरह के होते हैं। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो कि हमारे सियासतदानों को मिलते हैं उनकी कारकर्दगी पर, लेकिन कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो कि कमरा इम्तिहान में हमारी कारकर्दगी भी हमें मिलते हैं। और कुछ अंडे या सिफर ऐसे होते हैं जो हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से भी हम बात करते हैं कि ये सिफर पे अंडे पे आउट हो गई। तो आज है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर अंडे का आलमी दिन है। अंडा किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ कि अंडे की पहचान, क्योंकि हमें आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा धोखा मिलने वाला है भाई कि ये देसी अंडा है, ये फार्मी अंडा है, तो किस तरह से पहचान हो सकती है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट पर बात करेंगे। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज़ का फाइनल इस वक्त जारी है, और न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 164 रन का हदफ, पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। बॉलिंग आज काफ़ी अच्छी थी पाकिस्तान की, लेकिन बैटिंग में क्या करते हैं शाहीन, ये तो सारी सी बात है। जैसे वक्त गुजरेगा हमें तब पता चलेगा। एक खिलाड़ी जो है वो आउट भी हो गया हमारी टीम का, लेकिन दुआएं हमने करनी नहीं छोड़नी, पॉजिटिव रहना है। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों की भी बात करेंगे। वो माएँ जो कि बच्चों की शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो ज़रा सोचें कि बच्चे शरारतें करते क्यों हैं। एक सर्टन लिमिट तक हमें बच्चों की शरारतें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये फिर पेरेंट्स को परेशान करना शुरू कर देती है कि भाई बच्चा इतना शरारती क्यों है।
तो ये क्या वजह है बच्चे के शरारती होने की? जैसे बच्चा हमारा बड़ा होता है ना, तो हम उससे कहते हैं कि भाई शरारतें कम कर दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, थोड़ी एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दो। लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है वो ज़्यादा शरारती हो जाता है। क्या घर का माहौल इसमें मैटर करता है? क्या पेरेंट्स की तरबियत इसमें मैटर करती है? आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग इसमें मैटर करती है? आज इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पेंटिंग बेचने का नया तरीका जो है वो अब आ चुका है। बरतानवी मुसव्विर ने अपने तमाम शाहकार जला दिए। अब आप कह रहे होंगे कि जला के कैसे उन्होंने सेल किए, ये एक राज है। आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मुल्तान के 50 साला मोहम्मद हुसैन सूती धागों की मदद से पेंटिंग तैयार करने लगे हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है कि वैसे लेड पेंसिल से या कलर पेंसिल से ही पेंटिंग करना इतना मुश्किल है, लेकिन सूती धागों की मदद से किसी का किसी का चेहरा बनाना, किसी की पूरी पिक्चर बनाना, कुछ भी पेंट करना, ये और मुश्किल काम है कि एक धागा जो है वो निकला और पूरी पेंटिंग आपकी ख़राब होगी। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। न ट्रैफिक का मसला, न टूटी फूटी सड़कों का जो है कोई झंझट है, क्योंकि अब जो है गाड़ियाँ चलेंगी नहीं बल्कि उड़ेंगी। पाकिस्तान में नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, दुबई में हमने ऐसे देखा है। पाकिस्तान में तो आप कार चलाते हैं, लेकिन दुबई की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर नुमाइश में कार उड़ाने का कामयाब तजुर्बा किया गया। अभी जो गाड़ी उड़ाई गई है, ये एक्सपीरियंस कैसा था, इसका क्या नाम है, कितने अरसे के बाद हम इसको कमर्शली देखेंगे कि गाड़ियाँ उड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में तो भी बहुत वक्त है, क्योंकि वैसे मुझे लगता है जल्दी आ जानी चाहिए पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ, क्योंकि ना तो यहाँ पर सड़कों का कोई हाल है और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से कोई प्लान है। सो आज ये जो तजुर्बा हुआ है, आज इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी टैरो कार्ड रीडर, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आपका मुस्तकबिल आपके बारे में क्या कहता है। वैसे मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जब भी मैं कभी अंसा से मिलती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मैंने जो कार्ड उठाया, क्या वाकई वो मेरी किस्मत का हाल बताता है? चलें, ये तो एक इसको हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा इल्म है जो कि इंसानी सोच पर या इंसानी तकाज़ों पर मबनी है। असल इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है कि क्या होने वाला है, मगर इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हमें दुआ करनी नहीं छोड़नी चाहिए। चलें जी, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज़। अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे। तालीमी और साइंसी शऊर उजागर करने के लिए कोयटा के निजी स्कूल में स्पेस वीक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तकबिल के खलाबाजों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके शुरका से खूब दाद समेटी। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो वक्त है, जो अब आगे आने वाला वक्त है, इसमें बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने जो है पायलट बनना है, वो ये कहते हैं हमने कुछ अलग करना है। अब ये सोच हमारे पाकिस्तानी बच्चों में आ गई है, कि बड़ी अच्छी बात है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मुस्तकबिल की खलाबाज तहरीन, जिन्हें बचपन से ही सितारों, सियारों, कहकशाओं और खला में दिलचस्पी है। सितारों की सनरेला कहती हैं वो ज़मीन से बाहर निकलकर कायनात के पोशीदा राजों को खोजना चाहती हैं। मुझे एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत शौक है। मुझे शुरू से शौक है कि मैं मार्स पे जाऊँ, जुपिटर पे जाऊँ, कि वहाँ क्या हो रहा है। निजी स्कूल के दूसरे तलबा और तालिबात ने भी स्पेस वीक में सोलर सिस्टम, स्पेसशिप और खलाई रॉकेट समेत दीगर खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सबको हैरान कर दिया। मैंने मॉडल बनाया है जो रॉकेट है, और मैं बड़ा होकर स्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, मैं मार्स में जाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है। मुनफरिद मॉडल्स बनाने में बच्चों के साथ असातिज़ा ने भी खूब मेहनत की। ये आप देख सकते हैं सारे मॉडल्स हैं, ये स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ मिलके बनाए यही स्कूल में। ये एक दिन का सेटअप नहीं है, इसके पीछे पूरा 1 मंथ हमें लगा है। नन्हे तलबा ने स्पेस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करने के लिए टैबलोज भी पेश किए। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अच्छा, अब एक तरफ ये बच्चे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कि शरारतें करते हैं। बच्चे जब शरारतें करते हैं तो हम अमूमन ये कहते हैं कि ये जो शरारतें हैं, ये जो बच्चों की अटकेलियाँ हैं, ये हमारे घर की रौनक में इजाफे का सबब बनती है। मगर कितने लोगों को ये बात मालूम है कि बच्चों की हद से ज़्यादा शरारतें ना सिर्फ जो है पेरेंट्स को परेशान करती हैं, बल्कि किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट भी करती हैं। यानी ये हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई इशू हो सकता है मेंटली, फिज़िकली। अब ये मामला है क्या?
हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। और प्लीज़ रिपोर्ट देखने के बाद ज़रा एनालिसिस कीजिएगा कि जो आपके घर में बच्चा है क्या उसकी कंडीशन हमारी बनाई गई रिपोर्ट से मिलती है। अगर मिलती है तो फिर प्लीज़ इस पर सोचें। रिपोर्ट देखिए। किसी ने कहा था बच्चे मन के सच्चे, और ये बात बिल्कुल सही भी है। बच्चों के दिल में जो कुछ भी होता है वही उनकी जुबान पर और उनके चेहरे पर होता है, मगर एहसन अलग है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल है, मगर उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, इसलिए इसमें चिड़चिड़ापन और जिद नजर आती है। इस बीमारी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। कराची की दीवा एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेशल एजुकेटर रबिया अहमद खान ने कम उम्री में ही अपनी ज़िंदगी ऐसे बच्चों के लिए वक्फ कर दी है। ADHD बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब ये एक चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकता और इसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब हाइपर एक्टिविटी इस सेंस में कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है तब ये हाइपर हो जाएंगे, कोई नया बंदा आ रहा है उसे देखकर हाइपर हो जाएंगे, कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है जिससे ये बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं है उसे देखकर ये हाइपर हो जाएंगे। जिन घरों में एहसन की तरह के बच्चे मौजूद हैं, वहाँ वालिदैन के लिए ये जानना आसान नहीं होता कि क्या इनका बच्चा सिर्फ शरारत कर रहा है या फिर वो किसी बीमारी का शिकार है। एक बच्चा शरारत कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हर बाकी चीज़ों में तो नॉर्मल है ना। खाना भी आराम से खा रहा है, ये कर रहा है कि पेरेंट्स को देखकर पेरेंट्स खाना खा रहे हैं, वो शरारत कर रहा है तो वो अपनी शरारत में लग गया। लेकिन अगर एक ADHD बच्चा है तो वो अपना खाना खाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, वो पेरेंट्स को भी खाना खाने नहीं देगा, तो ये नॉर्म से हटके। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले स्पेशल एजुकेटर्स का कहना है खास बच्चों की शख्सियत का ये डिसऑर्डर कभी कम और कभी ज्यादा होता है। हमारे पास 4 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड में बच्चा कम हाइपर होता है, सिवियर में थोड़ा ज़्यादा, प्रोफाउंड में उससे ज़्यादा। सिवियरिटी में तो बस ऐसा होता है कि वो उसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उसे चीज़ें सिखाने में हमें टाइम लगता है। तो जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उसका देखते हैं लैग कहाँ पे आ रहा है, एक्चुअल बच्चा जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो किस जगह पे कर रहा है, तो फिर हम उस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल बच्चों के अक्सर वालिदैन के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि उनके बच्चे के लिए इलाज शुरू करने की सही उम्र क्या है। थेरेपी की भी एक एज होती है, लाइक अगर 11 इयर्स का बच्चा ही हमारे पास आ रहा है, हमने बोला हुआ है कि 11 इयर्स का बच्चा जो है काबिल हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 11 इयर्स का होकर ही हमारे पास है। थेरेपी अगर 3 to 4 ईयर में स्टार्ट करवाई जाए तो बच्चे में रिजल्ट 8 या 9 इयर्स तक भी बहुत अच्छा सामने आ जाता है कि वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के भी काबिल आराम से हो जाता है। स्पेशल एजुकेटर रबिया अहमद खान का कहना है कि किसी भी किस्म के डिसऑर्डर का शिकार बच्चों की पसंद और नापसंद के खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की बीमारी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अगर हम बोलेंगे इसका तो गुस्सा ऐसी है, ये तो ऐसे ही करेगा, हमें ये नहीं करना, हमें लेबल नहीं करना, लोगों को हमें अवेयर करना है कि बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बच्चा जो कर रहा है इट्स ओके, हमें नहीं का वर्ड यूज़ नहीं करता। जैसे अभी हमारे पास जो बच्चा था, ठीक है वो एक चीज़ नहीं करने वाला, हम ये नहीं कहेंगे नहीं ये मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो, हम क्या करेंगे, हम उसके आगे दूसरी चीज़ रख देंगे जो सही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों बच्चों में से 10% बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इलाज की सहूलियात मुयस्सर आ पाती हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तीर अंदाजी, तेज़ नज़र और सांस पर काबू के तालमेल का खेल है, लेकिन पाकिस्तान में बिसारत से महरूम अफराद में ये खेल तेज़ी से मकबूल हो रहा है।
बड़े हैरान कुन बात है कि वो अशख़ास जो कि देख नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल सही निशाने पर उनका तीर लगता है। कैसे होता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमर बंद तरकश और हाथों में कमान, ये है रावलपिंडी के तनवीर अहमद और वलीद अजीज, जो बसारत से तो महरूम है लेकिन बसीरत और महारत ऐसी कि कोई निशाना खता नहीं जाता। तनवीर अहमद को कड़ी मेहनत का सिला भी खूब मिला। एशिया के पहले नाबीना गोल्ड मेडलिस्ट तीर अंदाज का एजाज समेट लिया। नोरा इंटरनेशनल ओपन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी 18 मीटर कैटेगरी में मिक्स डबल्स में, जो कि हिस्ट्री में पहला गोल्ड है पाकिस्तान के लिए भी, और 30 मीटर कैटेगरी में मेरा सिल्वर मेडल था। उसके अलावा 18 मीटर के इंडिविजुअल इवेंट में मेरा जो है ब्रॉन्ज मेडल था। वलीद अजीज भी गुज़श्ता बरस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके। कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब बड़ा एजाज पाकिस्तान लाऊंगा। नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है 2023, इरादा है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए मेडल विन करने की कोशिश करेंगे। ताक कर निशाना लगाना अपनी जगह, लेकिन बिना देखे हदफ हासिल करना किसी बड़े कमाल से कम नहीं। माजूरी को मजबूरी बनाने की बजाय अपनी सलाहियतों को निखार कर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म ये निशानेबाज कहते हैं बस मौका मिल जाए तो वो सब्ज हिलाली परचम को आलमी मैदानों में सर बुलंद करके दिखाएंगे। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। अब हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है। अब बड़े ही खसूसी मेहमान आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं ये। इनसे जितना सीखा जाए कम है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जिनको देख के हम ये सोचते हैं कि देखें कि अल्लाह ताला ने इनको अगर एक चीज़ से महरूम रखा है तो कितनी सारी खूबियाँ इनके अंदर है। तनवीर अहमद तीरंदाज़ और इसके अलावा वलीद अजीज़ तीरंदाज़ दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या ज़बरदस्त आप दोनों ने तीरंदाजी करते हैं, क्या ज़बरदस्त आप लोगों का निशाना है भाई। मतलब मैं ये कहूँ कि देखने वाले हैरान है, दंग है कि किस तरह से कर लेते हैं। तो ज़रा तनवीर मुझे बताएं कि पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने गोल्ड मेडल जीता। किस तरह से आपने इस चीज़ को पॉसिबल किया, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है कि आप देख के भी आपका निशाना जो है ना वो चूक जाता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि किस तरह से आपने इस चीज़ को पॉसिबल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बेसिकली आपकी स्किल है और मेरी पेरेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की और मेरी फैमिली की दुआएं हैं और मेरे डिपार्टमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इंटरनेशनली अपनी टीम को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गया। तो आपकी स्किल है और मेरे कोच ने मुझे, जिन्होंने हमें ये स्किल दी, मोहम्मद इजाज़ साहब, पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्चरी इन एशिया हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें जो है ट्रेनिंग दी जिसकी बदौलत हम इस लेवल तक पहुँचे। सही, ठीक है। अच्छा वलीद, आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो सोचते हैं, लाइक निशाना जब आप लगाने लगते हैं तो क्या चीज़ जहन में होती है, मतलब किस तरह से आप ये चीज़ सोच लेते हैं कि निशाना जो है वो बिल्कुल पॉइंट पे लगना चाहिए? जी, सबसे पहले तो समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और इसके थ्रू पाकिस्तान में जो ब्लाइंड आर्चरी है उसकी प्रमोशन होगी। स्किल्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि निशाना एक्यूरेट कैसे लगता है बोर्ड पे। तो हम जब निशाना लगाते हैं तो हमारे सामने 30 मीटर्स या 18 मीटर्स पे बोर्ड पड़ा होता है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक स्टैंड होता है जिसको टच करके हम एक अपना अंदाज़ा कायम करते हैं अपने माइंड में कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट येलो कलर है और बोर्ड है। तो बाकी की जो जितनी बैलेंस है, जितनी एक्यूरेसी है या अपनी बॉडी मूवमेंट है, वो हमने ख़ुद एडजस्ट करनी होती है। हमारे पीछे हमारे जो स्पॉटर होते हैं, जो कोच हैं, वो जब हम एरो थ्रो करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि बोर्ड पे किस जगह पे एरो लगा है। तो उस हिसाब से फिर हम देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट जो एरो शूट करना है उसको लेफ़्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे या अप या डाउन। तो हम उस हिसाब से फिर सारा अपने ये माइंड में सारा एक स्केच बना लेते हैं। तो क्लॉक वाइज हमें बताया जाता है कोच की तरफ से कि अगर 12 o'clock पे लगा है विच मीन्स कि हमें थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, निशाना थोड़ा सा ऊपर गया है, और अगर 3 o'clock लगा है विच मीन्स के
राइट साइड पे हमारा एरो गया है, तो हमें थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम उसको लेफ़्ट साइड पे शूट करना चाहिए। तो बाकी की जितनी टेक्निकलिटी है, जितनी बॉडी की बैलेंसिंग है या उसकी हमने जितना वो बॉडी को अलाइन करना है वो हमने खुद ही करना होता है। ठीक, तो वलीद जब आप जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, निशाना जब आप लगाने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपको गाइड किया जाता है या बिल्कुल खामोशी होती है? जब निशाना लग जाता है तो फिर उसके बाद आपको बताया जाता है? जी, पहला जब निशाना हम अपना जो जिस स्टैंड की मैंने बात की, जहाँ पे हम खड़े होते हैं और हमारे साथ एक स्टैंड होता है, तो वो कोच जो है वो हमारा स्टैंड सेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, और उसके बाद फिर हम उसको टच करते हैं तो हमारी वो बिल्कुल ऑपोजिट उसके बोर्ड आ जाता है। तो फर्स्ट जो हम एरो शूट करते हैं उससे पहले भी हमें कोच गाइड करता है। सही, ठीक। अच्छा तनवीर, आप मुझे बताएं कि गोल्ड मेडल माशाल्लाह आपने जीता, मुल्क का नाम इतना अच्छे तरीके से आपने रोशन किया, तो ये गोल्ड मेडल जीतने का जो ये सफ़र था, ये कहाँ पर इसका वो था, मुकाबला कैसे था, इवेंट कैसे था, मद्दे मुकाबिल कौन था, प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी, ये इवेंट हुआ था इंडोरा इंटरनेशनल ओपन फॉर वीआई आर्चरी 2022। ये हर साल इवेंट होता है और ये ब्लाइंड आर्चरी में सबसे जो हाईली रैंक्ड इवेंट है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह ये सितंबर 2022 से 25 तक जो है ये इंडोरा में मुनक्किद हुआ, और वहाँ पे 3 कैटेगरीज में ये इवेंट था। एक मिक्स टीम इवेंट था जिसमें मेरे साथ इटली की लोरिडाना थी, जिनके साथ मिलके हमने कम्पीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में हमने इंग्लिश टीम जो थी उसको नॉकआउट किया 6-0 से। और उसके बाद 18 मीटर का जो इंडिविजुअल इवेंट था उसमें ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, और 30 मीटर का जो इंडिविजुअल इवेंट था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, 3 मेडल्स जो हैं वो आपने जीते, अपने नाम किए। मुझे ये बताएं तनवीर कि ये जो ट्रेनिंग होती है, ये यकीन विदाउट ट्रेनिंग तो आप ये नहीं कर सकते, ये ट्रेनिंग का कितने वक्त पर मुहित होती है, कितने अरसे में आप ये सीख जाते हैं? डेफिनेटली कोई भी गेम है, आप जितना ज़्यादा उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, आप उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ अ वीक जो है वो ट्रेनिंग करूँ, और थैंक्स टू माय कोच, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि इवन के वो मेरे साथ जा नहीं सके लास्ट 2 इवेंट्स में, लेकिन उनकी जो मेरे साथ मेहनत है वो मेरे रिजल्ट से आया होती है कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और एटलीस्ट मैंने जाने से पहले तकरीबन 2 से 3 महीने डेली ऑलमोस्ट 300 से 400 एरो या 500 एरो शूट करता रहा हूँ। सही है। अच्छा वलीद, आप मुझे बताएं कि फ़िटनेस का कितना ख्याल रखना पड़ता है? देखें, स्पोर्ट्स में जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्चरी में भी ऐसा ही है कि इसमें हमारी फुल बॉडी जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो इसके लिए फ़िटनेस हमें रेगुलर बेसिस पे कायम रखनी पड़ती है। उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, हमारे शोल्डर्स की, आर्म्स की, अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, तो वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसके साथ साथ जिम वगैरह भी जाते हैं। तो जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं आर्चरी की, उससे पहले भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेज़ करते हैं ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रेडी हो जाएं और हमारे शोल्डर्स, आर्म्स स्पेशली जो हैं वो वार्म अप हो जाएं ताकि हम एरोज़ को शूट कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है जब आप एरो शूट करते हैं। सही है। तो इसलिए फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। दोनों तीरंदाज हमारे साथ मौजूद थे, तनवीर और वलीद, आप दोनों शुक्रिया और गुड लक आप लोगों को फ्यूचर के लिए कि भाई इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों के लिए एक बहुत मिसाली किरदार है, क्योंकि आपसे जितना सीखा जाए उतना कम है। भी लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कचरा नहीं बल्कि ख़जाना है। अब ये मामला क्या है, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको हम खबर दें, 8वीं क्लास का तालिब इल्म अबूरी जमानत कराने सेशन अदालत पहुंच गया। तालिब इल्म स्कूल यूनिफॉर्म में अदालत के रूबरू पेश हुआ। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरशद अली से मजीद बात करेंगे। अरशद, क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, स्कूल में बच्चों की लड़ाई जो है वो अदालत तक पहुंच चुकी है। स्कूल में बच्चों की लड़ाई हुई, जिसके बाद जो है वो दूसरी तरफ जो बच्चा था उसका चचा वकील होने की वजह से उसने जो है वो थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज करवा दिया और 8वीं जमात का तालिब इल्म जो है वो अबूरी जमानत करवाने अब सेशन कोर्ट पेश हुआ है। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुलजम हसन मुस्तफ़ा की अबूरी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है और आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। जबकि जो है वो दूसरी तरफ से अदालत की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि दोनों पार्टियां जो है वो आपस में सुलह कर लें। ताहम जो है वो दूसरी तरफ से जो मदई पार्टी है उन्होंने इनकार किया, जिस पर जो है वो बच्चे के वालिद ने कहा कि बच्चे ने स्कूल जाना है, जिस पर फाजल जज ने बच्चे को फौरी तौर पर जो है वो हाजिरी लगवाते हुए स्कूल जाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बच्चा जो है वो अब 25 अक्टूबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश होगा। ठीक है अरशद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अब आपको बताएं कि आज पूरी दुनिया में अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो अंडे जो हम खाते हैं उनकी बात करें ना कि वो जो हमें अक्सर एग्जाम्स में मिल जाते हैं, या जो हम कहते हैं ना कि इसकी तो कारकर्दगी सिफर थी, कारकर्दगी बिल्कुल अंडे मिलने चाहिए, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। अब अंडे खाने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। लाइक आप ब्रेकफास्ट में अंडा खाते हैं, कुछ लोग राइस में ऐड करके खाते हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं वो हम देखते हैं कि डिफरेंट एग्स की आइटम्स बन रही होती हैं यू नो जर्दी और सफ़ेदी को अलग करके, क्योंकि जाहिर है दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिज़िकली आप अगर फिट रहना चाहते हैं और मेंटली अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अंडे को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। इससे आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इससे होता ये है जी कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। किस तरह से अंडे को डिफरेंट अंदाज में आप खा सकते हैं, ये क्या क्या डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी खुर्शीद आलम ने एक डॉक्टर और माहिर शेफ़ से बात की है। देखते हैं वो क्या कहते हैं और अंडे से क्या क्या डिशेस बनाते हैं, तो आपको दिखा देते हैं। अंडे हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन अंडों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे की तिब्बी खासियत के बारे में डॉक्टर से बेहतर कौन बता सकता है, तो जानते हैं डॉक्टर की राय क्या है। एक अंडा हमें रोज़ाना अपने ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, जो कि बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, और एक अंडे में आपको कंप्लीट पूरे दिन का मील मिल जाता है। आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो जैसे कहते हैं कि एक सुबह का अच्छा नाश्ता आपको सारे दिन ताकत देता है, तो उसमें अगर आप अंडा लें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंडों के ग़िज़ाई इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये हम मालूम करेंगे शेफ़ फातिमा से। आज हम आपको बताने वाले हैं अंडों का इस्तेमाल। इसके अलावा हम इसका ऑमलेट बनाते हैं यूजुअली डेली में, रूटीन में हम ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बनता है, चीज़ ऑमलेट बनता है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो सूप में तो एग लाजमी चाहिए। इसके अलावा हम अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। आउटर जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने फ़ायदे रखे हैं, इतना इसके अंदर प्रोटीन रखा है। जब तक ये हमारा बॉयल हो रहा है हम फ्राई करके दिखा देते हैं। बस अब हम इसको फ्राई होने देंगे। अच्छा, इसके भी डिपेंड करता है कि लोग हाफ फ्राई खाते हैं, फुल फ्राई खाते हैं, ये अपने टेस्ट के ऊपर है। अब मैं इसको निकाल लूँ। देखिए परफेक्ट सा रेडी हो गया है ये। तो ये रेडी टू ईट है अल्हम्दुलिल्लाह। अंडों के ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदों और इस्तेमाल के बारे में तो आपने जान लिया। अंडों का एक इस्तेमाल और भी है। जी हाँ, वो है अपने मुखालफीन पर गंदे अंडे बरसाना। कैमरामैन अकबर अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अच्छा जी, अब ये देखा अंडों के फ़ायदे इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि ये आपकी स्किन रूटीन और बालों की केयर के लिए भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा अंडों का सही इस्तेमाल करें ताकि आप हेल्दी और फिट नजर आएँ। ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके टैलेंट की कदर होती है। हाथों की महारत और सूती धागों की मदद से मुख्तलिफ आला शख्सियात की तस्वीर बनाई गई। मुल्तान के मुसव्विर ने निडल आर्ट वर्क से पेंटिंग के शाहकार तख्लीक कर दिए। अब पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में वो फेमस हैं। मोहसिन अली के ये तैयार करदा शाहकार आपको दिखाते हैं।
रंगों और ब्रश की मदद से पेंटिंग का जमाना हुआ पुराना। 50 साल मोहम्मद हुसैन सूती धागों की मदद से पेंटिंग तैयार करने लगे। सूती धागों के हसीन इम्तिजाज से कपड़ों पर की जाने वाली पेंटिंग को 4 चांद लगा दिए। धागे और सुई की मदद से यानी कशीदाकारी से जो हम तस्वीर बनाते हैं, इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ पायदार बनती है। लेकिन ये इसको धुलाई करें, फिर इस्त्री करें, फिर इसकी शैनक और चमक ज़्यादा होती है। बाबाए कौम समाजी और सियासी शख्सियात के साथ मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले फौजी अफसरान की तस्वीरें भी तख्लीक कर चुके हैं। एक तो धागे से बन जाती है, उसका ज़ाया होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है कि वो ज़ाया हो जाएगी। मतलब वो गंदी हो जाएगी तो उसको धो के इस्त्री करके दोबारा हम उसको फ्रेम करवा लेते हैं। एक तस्वीर को बनाने के लिए 5 दिन का वक्त दरकार होता है, जबकि मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। अब देखिए, ये जो पेंटिंग्स बनाई या फिर ये जो आर्ट वर्क है, इसमें आर्ट वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक धागा खिंचा पूरी तस्वीर ख़राब हो गई। अक्सर औक़ात ख़वातीन अपने कपड़ों पे स्पेशली डिज़ाइन करवाती हैं, लेकिन ये जो मेहनत है, ये जो वक्त जिसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लाइक महीने में एक चीज़ अगर तैयार होती है, तो अब दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आप हैरान होंगे कि सालों की मेहनत मिनटों में राख कर दी गई। बरतानवी मुसव्विर ने अपनी 1000 से ज़ायद पेंटिंग्स को जला दिया है। अब ये देखेंगे 1000 से ज़ायद पेंटिंग्स कितने ज़्यादा वक्त में बनी होगी, और महीने के आखिर तक मज़ीद 3000 तस्वीर जलाने का वो इरादा रखते हैं। अब ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि बरतानवी आर्टिस्ट है डेमियन, जो कि पेंटिंग्स को डिजिटल सेल आउट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तमाम पेंटिंग्स को नजर आतिश कर दिया है। 57 साल इस आर्टिस्ट ने इस सारे मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड किया और इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया था। मतलब जाहिर सी बात है, ये जिन्होंने देखा होगा वो कह रहे होंगे पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, बट अगेन वही, चूंकि ये डिजिटल इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, सो अब इसकी कोई उनके लिए अहमियत नहीं है। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है जी कि जब हम देखते हैं कि ट्रैफिक का मसला है, जब हम देखते हैं टूटी फूटी सड़कें, तो अक्सर औकात कराची वालों के जहन में ये आता होगा, यार काश मेरे पास वो गाड़ी होती जो कि हवा में उड़ती नज़र आती। दुबई में ऐसा हो गया। दुबई की हवाओं में उड़ती फिरती कार ने देखने वालों को हैरान कर दिया है, और गेटेक्स नुमाइश में उड़ने वाली ये गाड़ी जिसका नाम है X2 आवाम के सामने पेश की गई है। 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार ने 90 मिनट की आजमाइशी परवाज मुकम्मल की है। X2 खुद मुख्तार तरीके से बगैर किसी पायलट के भी उड़ान भर सकती है। चीनी इंजीनियर्स का शाहकार X2 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है, और ये मसनूई जहानत कंट्रोल सिस्टम से लेस है। जाहिर सी बात है, मसनूई जहानत लाइक अगर ड्राइवर नहीं है तो ये खुद भी उड़ सकती है। तो पाकिस्तान में आने में अभी इस तरह की गाड़ियों का बहुत वक्त है। अल्लाह करे हमारी सड़कें सही हो जाए कि हम ये सोचें ना कि हमारे पास उड़ती वाली गाड़ियाँ हो। अभी हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करते तरक्की पजीर ममालिक के लिए कचरा ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा मसला है। हमेशा परेशानी रहती है कि भाई कचरे को कहाँ पर पहुँचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में यही कचरा नेमत है जिसके इस्तेमाल से हम तवानाई के बहरान से निकल सकते हैं अगर हम सोचें तो। बस ज़रूरत है अमली इक़दामात की। समा के नुमाइंदा मुदस्सिर नज़ीर ने डेनमार्क पर एक रिपोर्ट तैयार की है जहां कचरे को ख़जाना समझा जाता है, किस तरह से रिसाइकिल किया जाता है और किस तरह से अपनी ज़रूरियात को कचरे के थ्रू पूरा किया जाता है। ज़रा आपको दिखा देते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में कचरा मुतालिका महकमों के लिए दर्द-ए-सर बना रहता है, क्योंकि इसे ठिकाने लगाने और इसे दोबारा इस्तेमाल में लाने पर संजीदा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन डेनमार्क जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं है, जहां कचरे को कचरा नहीं समझा जाता बल्कि ये तवानाई की जरूरत पूरी करने का अहम जरिया है। इसीलिए कचरे को भी प्लास्टिक, सब्जियों और ठोस अशिया समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करके इनके लिए खुशनुमा डस्टबिन तैयार की गई हैं। इन डस्टबिन से कचरे को म्यूनिसिपल की गाड़ियां घरों और दुकानों से उठाकर एक जगह जमा करती हैं, जहां से इसे रिसाइकलिंग यूनिट ले जाकर बिजली और बायोगैस बनाई जाती है।
कचरे से तवानाई हासिल करने के लिए कोपनहेगन में कोपनहिल के नाम से अजीमुशान रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया है, जहां सालाना 4,40,000 टन कचरे को रिसाइकलिंग करके माहौल दोस्त तवानाई हासिल की जाती है। डैनिश हुकाम का मंसूबा है कि कोपनहेगन को 2025 तक दुनिया का पहला कार्बन फ्री दारुल हुकूमत बनाया जाए। इस एजाज को हासिल करने के लिए कोपनहिल को नुमाया मुकाम हासिल है। ये कोपनहेगन का एक ही रिसाइकल प्लांट है जो बहुत बड़ा है और यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स की जो रिसाइकलिंग है वो की जाती है। जैसे प्लास्टिक को अलग से रिसाइकल किया जाता है, लोहे को अलग से रिसाइकल किया जाता है और इसके अलावा जो गार्बेज है, खाने पीने की अशिया हैं, उनको अलग से रिसाइकल किया जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जब वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें तो वो उसका सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो इनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी ज़ाया नहीं की जाती, वो शहर के बासियों के लिए हीट उनको प्रोवाइड की जाती है। उनके जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको गर्म रखने के लिए ये हीट भी काम आती है। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाता और ये छत इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर ये आम शहरी आते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं। यहाँ पर कैफ़े सेंटर्स बने हुए हैं और ये बुलंदी पर बैठकर लोग मौसम को भी इंजॉय करते हैं और दिलकश जो मनाजिर हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। कोपनहिल रिसाइकलिंग प्लांट एक मैन मेड माउंटेन है, जहां सिर्फ कचरे से बिजली पैदा नहीं होती बल्कि ये एक सियाहती मुकाम भी है। यहाँ पर जमीन से 280 फीट की बुलंदी पर बनाया गया गार्डन दुनिया भर में मकबूल है। माहिर आर्किटेक्ट्स के डिजाइन करदा इस रिसाइकलिंग प्लांट में एक तरफ तवानाई पैदा हो रही होती है तो दूसरी तरफ मुकामी लोग और गैर मुल्की सयाह स्केटिंग और खाने पीने की अशिया से लुत्फ उठा रहे होते हैं। डेनमार्क में हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों से बात हुई तो एक बड़ी दिलचस्प मालूमात हमारे सामने आई। वो ये है कि डेनमार्क कचरे की तलाश में है ना हैरान कुन बात। जी हाँ, यहाँ से कचरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं और उस कचरे से बायोगैस बनाई जाती है, फिर उससे बिजली पैदा की जाती है। डेनमार्क की वजारत माहौलियात के नुमाइंदे रेमस आइस्टिड से बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि ख़राब सब्जियों, भूसे, गन्ने के छिलके को रिसाइकिल करके ऐसी अशिया बनाई जा रही हैं जिन्हें एक से ज़ायद बार भी रिसाइकिल किया जा सकता है, जो मुज़रे सेहत नहीं होती। डेनमार्क के लोगों को ये रिसाइकलिंग अशिया इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं आती, बल्कि अपने शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कोपनहेगन के लोग वेस्ट मैनेजमेंट को टैक्स अदा करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने मुल्कों का सिस्टम हमारे जैसा है, मगर एक शहरी की हैसियत से मैं यहाँ घर या अपार्टमेंट रख सकता हूँ, जिससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे घरों को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फीस अदा करनी होती है। अगर मैं फीस अदा नहीं करना चाहता तो ये कोई बहाना नहीं, आपको फीस अदा करना ही पड़ती है। डैनिश हुकाम कचरे से तवानाई हासिल करने के इस जरिए को जाया नहीं होने देते। इसके लिए इन्होंने निगरानी का जामे निज़ाम बनाया हुआ है, जहां रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में जमा होने वाले कचरे का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस तरह डेनमार्क में हम हर बार जब भी कचरा उठाते हैं तो हम इसका डेटा हासिल करते हैं। जैसे आप कचरा शहर से उठाते हैं तो हम इसको ऐसे प्लांट या जगह पर इकट्ठा करते हैं जहां कचरे को इसकी नौइयत के मुताबिक अलहदा किया जाता है। फिर इससे मजीद मालूमात आगे फराहम की जाती हैं कि कचरा किस तरह का है, कितना और कहां से आया है। फिर इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इसको किसी दूसरे रिसाइकलिंग प्लांट ले जाने से पहले वही तमाम मालूमात फराहम करना होती है कि ये कचरा किस किस्म का है, कितना है और कहां से आया है। इस तरह ये मालूमात हासिल की जाती हैं कि कचरा किस जरिए से आता है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जगह जगह कचरा दिखाई देता है, मगर सबसे बड़े शहर कराची की अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 14,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से 8,000 टन कचरे को ठिकाने लगा दिया जाता है। जो बचता है 6,000 टन कचरा वो सड़कों की जीनत बन जाता है।
माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और इस हवाले से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के बारे में हमने डेनमार्क में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक से बात की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ज़राई शोबे से निकलने वाले कचरे को इस्तेमाल करके तवानाई के मसाइल को हल कर सकता है। मेरा ख्याल है कि जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में तो ज़खायर हैं, बायोगैस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बन सकती है, लेकिन वो भी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि सब मिक्स हो गया कचरा। बायोगैस का जहाँ तक शुबा है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका जो डेयरी फार्म्स हैं, अलावा आपकी जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं। सो मिसाल के तौर पे जब गंदम की आप कटाई करते हैं तो जो स्ट्रॉ बचता है वो बायोगैस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसे चावल का स्ट्रॉ है उसमें तो ख़ास तौर पे वो बायोगैस के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो और यहाँ पे तो यानी बायोगैस के प्लांट आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो है वो उनके साथ मुंसलिक किए जा सकते हैं, क्योंकि जो उस रेजिड्यू आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसके अंदर भी बायोगैस पैदा करने की जो है सलाहियत है। मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने के लिए डेनमार्क मुख्तलिफ ममालिक से कचरे को इम्पोर्ट भी कर रहा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर हज़ारों टन मुश्तमिल तवानाई के इस अहम जरिए को कचरा समझकर ज़ाया कर दिया जाता है। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कोपनहेगन। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट मुदस्सिर आपने बनाई। मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने देखी होगी कुछ सीखा ज़रूर होगा। हमें और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लड़कियां किसी से कम नहीं होती, और अगर उन्हें सपोर्ट हो अब्बा की तो भाई क्या ही बात है। ना गाड़ी ना ट्रेन। कराची के काजी फारूकी और उनकी बेटी गज़ल फारूकी ने किया बाइक पर नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र। अब आप कह रहे होंगे बाइक पर, जी हाँ, और सबसे मज़े की बात कि बाइक्स अलग अलग थी, यानी गज़ल की अपनी बाइक थी और उनके जो अब्बा हैं उनकी अलग बाइक थी। अब क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, आगे कहाँ जाने का वो इरादा रखते हैं, गज़ल फारूकी और काजी फारूकी साहब इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं काजी साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। बेटी को अगर ऐसी सपोर्ट हासिल हो के पीछे बाप खड़ा हो तो वो दुनिया फतह कर लेती है। ये जो सिलसिला था नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल करने का, ये आइडिया आपका था या गज़ल का था? ये आइडिया असल में पहला हमारा जो दौरा था वो अपने बेटे के साथ था। अच्छा, बेटे के साथ। उसके बाद फिर ये गज़ल उससे बहुत इंस्पायर हुई। अच्छा। और इन्होंने कहा कि भाई अब मुझे भी जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप कहेंगे चांद पे जाना है, हम वहाँ भी ले जाएंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आपने रिसेंटली कौन सा ट्रैवल किया है, कौन सा आपने जो है वो कहाँ गया? अभी जो हमारा लास्ट टूर जो था वो कश्मीर का था। अच्छा। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया उसको, और उसमें जो सबसे मुश्किल ट्रैक है जो कि अमूमन लड़के भी करते हुए ज़रा डरते हैं, वो नूरी टॉप है। अच्छा। तो वो शारदा से निकलता है और जलखट पे जाके वो उतरता है। ठीक है। विच इज़ 54 किलोमीटर्स। ठीक है। और उसमें 8 घंटे लगे हमें। 8 घंटे? क्योंकि उसमें वाटर क्रॉसिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, तो वो और सारा ऑफ रोडिंग है वो। तो बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों वाला रोड है, यानी सिर्फ जीप ट्रैवल कर सकती हैं उसमें। तो वो हमने किया लास्ट में। ओके। अच्छा गज़ल, पहले तो आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो आप जो है वो बाबा की बाइक पे ही आप ट्रैवल करती थी, बाबा के पीछे आप बैठी हुई हैं और थोड़ा सा सेफ आप फील कर रही होती थी। अब अपनी बाइक है तो पहले बाइक चलानी सीखी, फिर उसके बाद आपने जो है कहा कि अच्छा मैंने सीख ली है बाबा, अब हम जो है अपनी अपनी बाइक पे सफ़र करेंगे। अच्छा, मैं अगर सही बताऊँ, मैंने बाइक चलाना सीखी ही नहीं। अच्छा। मतलब मैं पहले चलाती थी एक ऑटोमेटिक, मेरे पास बाबा ने स्कूटर लेकर दी हुई थी, तो मैं 2012 में मैंने वो चलाई थी और यूनिवर्सिटी के लिए कम्यूट करती थी मुझसे। अच्छा। बट मैंने कभी मैनुअल ट्रांसमिशन बाइक्स नहीं चलाई थी। तो वो मैंने ली लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून, और मैंने मेरे ख्याल में बमुश्किल 4 या 5 दिन चलाई होगी। मैंने उसका गियर सिस्टम सीख लिया था, क्लच और किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, और बस उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं और बाबा निकल गए थे। ठीक है। तो जितना मुश्किल ट्रैक अभी काजी साहब बता रहे हैं कि वो लड़के भी करते हुए घबराते हैं, हमारी गज़ल ने भाई वहाँ उस ट्रैक पे गई हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था, कहाँ कहाँ गई, रूट्स क्या क्या थे? बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में कश्मीर मैं और बाबा दोनों फर्स्ट टाइम गए थे, हम लोग पहले कभी गए नहीं कश्मीर। तो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर अस। तो हम लोग ने काफ़ी चीज़ें देखी। शॉन्टेड लेक हम लोग गए, वहाँ पर भी वो भी पूरा ऑफ रोड ट्रैक है, उसमें भी बहुत ख़तरनाक रूट है वो, और वहाँ पर जीप सी जाती हैं, बट कुछ बाइकर्स हैं जो जाते हैं, बट मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। उसके अलावा नूरी टॉप किया हम लोग ने, हम ताउबट गए, ताउबट बाला तक गए,
और ऑफ कोर्स नूरी टॉप का अगर मैं बताऊं तो इनक्रेडिबल, मतलब वो सबसे खूबसूरत वहाँ का इलाका मुझे लगा। वहाँ के जो पहाड़ियाँ, वहाँ के जो रोड है और जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं बहुत अमेजिंग है। हम ये पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं आपकी और आपके वालिद साहब की। ये किस जगह की पिक्चर है? अच्छा, ये तो पसुकोन्स की है। अच्छा। ये गिलगित बल्तिस्तान में है और हुंजा साइड से आगे की तरफ है, और बाकी कश्मीर की भी कुछ होंगी इसमें यकीनन। सही। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है, कहाँ जाना है? नेक्स्ट प्लान हमारा है जो सिंध से थोड़ा करीब, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बिल्कुल, हम लोग बलूचिस्तान जा चुके हैं। पहले खुजदार साइड काफ़ी एक्सप्लोर किया है, लेकिन अभी तक गवादर हम लोग नहीं गए। तो अब गवादर जाना है। और कब जाना है? इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो जनवरी में तो बड़ी सर्दी होती है और सर्दियों में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे मैनेज करेंगी? सर्दियों में मुश्किल नहीं होता, मज़ा आता है। मज़ा आता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो गियर्स होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, वार्म होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो हम लोग को फिर मज़ा आता है ठंड में ना, अच्छा लगता है वो पहनते हैं। गर्मी में जब पहनते हैं ना और जब उतारते हैं तो पूरा पसीने में हम लोग शराबूर होते हैं। तो ये चीज़ है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जो आप ट्रैवलिंग करती हैं अपने बाबा के साथ, इसके पीछे कोई आपका कोई प्लान है? दुनिया को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी इस ट्रैवलिंग से? क्योंकि ज़ाहिर है हम जब भी कोई काम करते हैं हम किसी सोच के तहत करते हैं, तो क्या माइंड सेट इस ट्रैवलिंग के पीछे? अच्छा, मेरा माइंडसेट मैं सही बताऊं, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ फैमिली जो कि बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट्स उन्होंने बहुत ग्रो किया है हम लोग को। तो मेरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैशन है, इट्स प्योरली पैशन, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ माई प्रोफेशन। बट आई रियली वॉन्ट टू मोटिवेट ऑल दोज लेडीज़, ऑल दोज वुमेन इन पाकिस्तान जो कि कुछ करना चाहती हैं और घबराती हैं करने से। अच्छा। तो बस उनके लिए ये एक मैसेज है कि वो जो करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसको जितने अच्छे से गुजार सकते हैं, जो आपका दिल कहता है वो कर सकते हैं, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। तो आपके जो फैमिली में ख़वातीन हैं वो यकीनन अब आपसे इंस्पायर होती होंगी कि भाई गज़ल जो है वो तो अपने बाबा के साथ ट्रैवल करती है, तो अपने अम्मा अब्बा को तंग करते होंगे कि हमने भी अब गज़ल की तरह ट्रैवल करना है, या आपसे कहते हैं कि आप जाएँ तो हमें साथ लेके जाएँ? बिल्कुल ऐसे हैं, कज़न्स में मेरे हैं काफ़ी जो कहते हैं कि यार काश हम भी ये कर सकते, बट मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड ऑफ कोर्स, तो वो उनके लिए मुश्किल होता है घर से निकलना। तो मैं अभी तक के सेफ़ हूँ, तो बाबा के साथ घूमने के मुझे काफ़ी मौके मिल जाते हैं। बट ये है कि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गेट्स इंस्पायर्ड। लेकिन मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि बच्चे तो इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि उनके पेरेंट्स कभी इंस्पायर नहीं होते। मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि अम्मा अब्बा जो होते हैं ना, अमूमन ये होता है कि अम्मी राज़ी हो जाती है, अब्बू राज़ी नहीं होते। मेरे घर में होता है कि मेरे अब्बू की बात पे राज़ी हो जाते हैं, हर बात में अम्मी को राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है। आप जो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, वो किस सेंस में? कि वो समझते हैं कि बच्चियों के लिए बाहर निकलना सिक्योर नहीं है? एक्चुअली असल में उनके जहन में अनजाने खौफ हैं बहुत ज़्यादा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि ये हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए, आपको ट्रस्ट करें अपने अल्लाह ताला पे और एहतियात रखें, तो मेरा ख्याल ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। लेकिन वो पहले ही सोचते हैं अब लड़की ज़ात है, इसकी शादी होनी है, कहीं कोई गिर गई, कोई चोट आ गई, कोई चेहरे पे निशान आ गया, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीनी चाहिए, और एक्सीडेंट हादसा भी मेरे ख्याल 8 दफ़ा 9 दफ़ा गिरी है टूर में। अच्छा, गिरी भी हो? बिल्कुल, सही गिरती हूं मैं। चोटें लगती हैं? चोटें नहीं लगती, चोटें नहीं लगती हूँ, गियर हमारे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन गिर के इंसान सीखता है ना, गिर के इंसान गिरते हैं चाहे सवार ही मैदान जंग में। तो अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चियों को चोट ना लग जाए, या फिर माहौल की वजह से काफ़ी पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जब आप गए, लाइक अभी आप कश्मीर गए, आपने वहाँ के लोगों का रवैया कैसा पाया? यानी जब लोगों को पता चला कि एक बाप और बेटी सफ़र पर निकले हैं, तो उनके क्या तासुरात थे? बहुत ही रिस्पेक्ट की उन्होंने हमारी। अच्छा। बहुत प्यार किया और बहुत अच्छे अखलाक से पेश आए, बल्कि समटाइम तो ऐसा भी हुआ कि वो हमें चार्ज नहीं कर रहे थे। अच्छा। जैसे होटल में नहीं सर रहने दें, खाना खाया कहीं तो नहीं सर रहने दें, बड़ी मुश्किल से उनकी जेबों में पैसे डालने पड़ते थे, यानी वेरी गुड पीपल। अच्छा। और कहीं पे मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी गैर इलाके में घूम रहा हूँ। और आज़ाद कश्मीर तो खैर हमारा है, लेकिन बात यह है कि वहाँ जैसा होता है ना कि आप कराची से बिलोंग करते हैं, कहीं अंदेशे हों, कोई रात को भी ट्रैवल किया, दिन में भी ट्रैवल किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारी, मैं तो बड़े खुशी से बात कहूँगी, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की हमारी, हर जगह उन्होंने गाइड किया, और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें खाना भी खिलाएं और ये भी, यानी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे कोई शिकवा नहीं है अपने पाकिस्तान के लोगों से, और बहुत अच्छे लोग। ठीक है काजी साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। गज़ल आपका भी बेहद शुक्रिया, और नेक्स्ट आपके ट्रैवलिंग प्लान के लिए। अब ज़रा फौरन से आगे बढ़ते हैं। कहाँ खबर है, 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। पाकिस्तान ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शाबाश पाकिस्तान टीम। मोहम्मद नवाज ने ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम कर दी है। रिजवान
34, बाबर आजम 15 और शान मसूद 19 रन बना सके हैं। हैदर अली ने 15 गेंदों पर 31 रन बनाए। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए हैं। वेल डन, क्या खेली है पाकिस्तानी टीम। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम का जब आगाज़ किया था, मैंने कहा था आज हमारी बैटिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी, बॉलिंग लाइन हमारी बड़ी ज़बरदस्त थी। अब जो बैटिंग है उसके भी नतीजे सामने आ गए हैं और फाइनली हम जो हैं ये मैच जीत गए हैं। मोहम्मद नवाज ने जो है ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की है। रिजवान ने 34 रन बनाए हैं, बाबर आजम ने 15 रन बनाए हैं और शान मसूद ने 19 रन बनाए हैं, जबकि हैदर अली ने 15 गेंदों पर 31 रन बनाए। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए हैं। और जब ये परचम लहराया जाता है हवा में और फजा में बुलंद किया जाता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। 3 मुल्क की सीरीज का ये मैच जो कि पाकिस्तान ने जीता और नाम किया ये पाकिस्तान के। मोहम्मद नवाज ने ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम कर दिए। खिलाड़ी जो हैं माशाल्लाह पुरजोश थे। आज सुबह से जब हम लोग भी जब मेकअप रूम में बैठे मैच देख रहे थे तो यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। हमारी टीम चूंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाती है, कभी बॉलिंग लाइन को कुछ हो जाता है, लेकिन आज सब कुछ मेरे नज़दीक जो है अप टू मार्क था। मोहम्मद रिजवान भी कमाल खेले हैं और नवाज जो है वो भी कमाल खेले हैं, यानी हर खिलाड़ी जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि भाई जब आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, लगन, हिम्मत जो है वो आपकी अच्छी हो तो फिर उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। और पाकिस्तान की लगन सबके सामने थी। आज सुबह से जब ये मैच चल रहा था तो दुआएं यही मांगी जा रही थी कि भाई अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। और फाइनली हमारी दुआएं कबूल हुई हैं। 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है पाकिस्तान ने फाइनल में न्यूजीलैंड को। और मोहम्मद नवाज जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है, उन्होंने ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम कर दी है। रिजवान भी कमाल खेले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और ये सारी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और टीम वर्क का नतीजा होता है कि जब आप अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें तो यकीनन फिर जीत आपके नाम आती है। क्योंकि हम कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं अपनी टीम को कि भाई अच्छा नहीं खेले, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, पाकिस्तान जीत गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा अच्छा हमारी टीम ने खेला है। कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस ओवरऑल? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जब भी मैच जीत जाता है तो थोड़ी देर तो आपका वो यूफोरिया चल रहा होता है और फिर उसके बाद जाके आपको जो है वो नजर आना शुरू होता है कि यार व्हाट वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट विन। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में जाके किसी सीरीज में हराना, देखिए डाउन अंडर क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान का कोई इतना खास रिकॉर्ड भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेलने का, लेकिन फिर भी आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विन। वर्ल्ड कप से पहले वो जो एक राइट टॉनिक चाहिए था पाकिस्तान को, वो मेरे ख्याल से हमको मिल गया है। कुछ सवालात हैं जिनका जवाब अभी भी हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विन एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस। सही। और जैसे हम बात करें नवाज की, तो अदील उनकी परफॉर्मेंस आपने कैसी देखी? अरे आप तो मैच देख रहे होंगे सुबह से ही, आपको कहाँ नींद आनी थी, सुबह मैच चल रहा था, तो किसी एक खिलाड़ी की कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस बैटिंग या बॉलिंग में? मुझे तो खैर हमारी बॉलिंग लाइन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप किसी भी एक खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी, आपको कहीं पर आपको लग रहा था कि वो बहुत बेहतरीन खेला? जैसे हैदर अली की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हैदर की मैं यही बोलूंगा कि एक प्रॉमिस हैदर अपने साथ कैरी किया करते थे। मैं बल्कि अभी मैंने ट्वीट भी किया था कि थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे पीएसएल दोबारा से स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमें पता है कि हैदर पीएसएल में बहुत जबरदस्त फॉर्म में खेलते हैं। ठीक है, अदील हमारे साथ मौजूद है और कुछ टेक्निकल इशू है, आई थिंक जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा अदील, अगर आप अब सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा अपना ये कमेंट मुकम्मल कीजिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइएगा। जबरदस्त, ग्रेट। मैं हैदर के हवाले से बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि हैदर जब आज खेल रहे थे तो मैंने ये ट्वीट किया था कि ऐसा लग रहा है जैसे पीएसएल दोबारा आ गया है, बिकॉज हैदर के पास ही हैज गॉट ऑल द स्ट्रोक्स, ही इज अ वेरी पावरफुली बिल्ड प्लेयर एज वेल। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल इशू है कि जब वो पाकिस्तान के ग्रीन के लिए आता है, खेलने आता है, तो उससे रन्स नहीं होते। लेकिन आज आई एम वेरी हैप्पी। हेडली ओवल कोई बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है कि यार यहाँ 60 मीटर की या 56-57 मीटर की बाउंड्री हो।
प्रॉपर 80 मीटर की 75 मीटर की यहाँ पे बाउंड्री और बड़े बड़े उसने स्ट्रोक्स खेले। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैदर। लेकिन जो मेरे ख्याल से चीज मुझे कंसिस्टेंटली बहुत खुश कर रही है वो नवाज किस तरह जाके पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश कर रहे हैं। ये थोड़े ही अरसे के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर जो है, बल्कि 1.25 महीना मैं बोलूंगा, नवाज ने आके जो है वो 3 मैचेस पाकिस्तान के लिए फिनिश किए अगेंस्ट 3 डिफरेंट साइड्स। पहले इंडिया के एशिया कप में, उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ कल, और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो नवाज एक बोनस साबित हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वो जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो जो फिनिशिंग कैपेबिलिटीज पे हम आसिफ अली पे डिपेंड कर रहे थे, बिकॉज हमें अंदाजा यही हो गया आसिफ अली डिपेंडेबल प्लेयर नहीं है। वो नहीं नहीं है, वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की बुनियाद पर इस टीम पर है। लेकिन नवाज इज फिलिंग दीज सॉक्स रियली वेल। गुड साइंस ऑफ पाकिस्तान बिफोर द वर्ल्ड कप। सही। और अदील, हम देख रहे थे कि बाबर आजम जो है वो भी काफ़ी पुरुमीद हमें नजर आता है। बाबर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट अगेन फिर भी हमने देखा कि बाबर के ऊपर काफ़ी सवालात उठ रहे थे। ये जो जीत हमारे नाम हुई है, इस जीत से आपको लग रहा है कि जो उठते हुए सवालात थे वो अब दब जाएंगे? देखिए, बाबर का जो इस वक्त इशू है वो विराट कोहली वाला है, और वो यही है कि वो रन्स फिर भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊपर बना दिया है कि वो थोड़े से अगर 25-26 रन भी बनाकर आउट होते हैं तो हमको लगता है कि यार ये बाबर ने कम रन किए, जो कि विराट कोहली के साथ अभी रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ था। बाबर की कप्तानी के ऊपर ज़ाहिर है क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं, सवालिया निशान उठाए गए हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा लगा है कि थोड़ा बहुत उन्होंने इंडिकेशन और साइन जरूर दिखाए कि ऑन स्पॉट चेंजेस जो आपको करने पड़ते हैं, जो बार बार हम अक्सर बात आपके शो में भी करते रहते हैं, और हम अपने शाम के शो गेम सेट मैच में भी यही बात करते हैं कि बाबर की कैप्टनसी, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक पेपर पे लिखी हुई होती है कि मुझे ये इस ओवर में ये करना है, इस ओवर में ये करना है। लेकिन मोहम्मद नवाज ने जो ये ट्रॉफी है ये पाकिस्तान के नाम की है, और भाई क्या टीम हमारी ज़बरदस्त खेली है, बैटिंग हो बॉलिंग हो। आज लग रहा था कि भाई टीम बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ उतरी है मैदान में। अदील हमें ज्वाइन किए हुए हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे बड़े अच्छे, हमें अक्सर प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। अदील, मुझे बताएं कि आसिफ जो हैं उनके बारे में क्या किया जाए, क्योंकि आसिफ ने तो अभी भी जो है वो उस तरीके से खुश नहीं किया, या उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे जितनी उनसे उम्मीदें थी, वो चल पा ही नहीं रहे। ठीक है, अदील हमारे साथ मौजूद हैं और अदील से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो खबर है बड़ी अच्छी है क्रिकेट की दुनिया से खबर कि पाकिस्तान जो है वो जीता है और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 6 मुल्क की सीरीज़ उसने अपने नाम कर ली है। और ये जो जीत है मोहम्मद नवाज ने, ये जीत पाकिस्तान के नाम की है। और अगेन वही जैसा कि मैं और अदील बात भी कर रहे थे कि अभी तो खैर ये जीत का ज़रा नशा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि कहाँ पर पाकिस्तान की कमी थी जिसको पूरा किया जा सकता था। और 164 रन के ताक़ु में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ये सीरीज़ अपने नाम की है। और इसके अलावा जो है फाइनल की दूसरी इनिंग्स में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छा आगाज़ फराहम किया। और हमने ये देखा कि जो हमारी बॉलिंग लाइन है उसके बारे में हमेशा ये बात होती है कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरा दूसरे ममालिक के लिए साबित हो जाते हैं। और सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, इस पर न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन्स बनाए और 164 रन्स का हदफ दिया था। और अब जब मोहम्मद नवाज गुफ्तगू भी कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप है, और ये जीत उन्होंने की है पाकिस्तान के नाम। अब ये लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें, सिंध हाई कोर्ट ने इंतजार कत्ल केस में नामजद 6 पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया है। अदालत ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात भी खत्म कर दी है। पुलिस के हाथों इंतजार के कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं। मुलजिम तारिक महमूद, तारिक रहीम और अजहर समेत 6 मुलजिमान बरी कर दिए गए हैं। और पुलिस एहलकार मुलजिम दानियाल और बिलाल की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई है। तो आपको अपडेट करें कि अदालत ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात भी खत्म कर दी है। इंतजार को ACLC एहलकारों ने डिफेंस में फायरिंग करके कत्ल किया था। और अभी जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पुलिस के हाथों इंतजार के कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपीलें अब मंजूर हो गई हैं। मुलजिम तारिक महमूद, तारिक रहीम और अजहर समेत 6 मुलजिमानों को बरी कर दिया गया है, जबकि पुलिस एहलकार मुलजिम दानियाल और बिलाल की जो सजाए मौत है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई हैं।
अच्छा जिब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आप डेली रूटीन पे मेरे हाथों में ये कार्ड देखते होंगे, इसमें हमारा होता है रन डाउन के जी हमने आपको क्या क्या बताना है। अब कुछ ऐसे ही कार्ड्स हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में है कि आपका मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, आने वाला साल कैसा रहेगा। इसके अलावा जनरल इलेक्शंस की बहुत बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है जी कि नून लीग लीड कर सकती है। सो नून लीग का मुस्तकबिल कैसा होगा, या फिर पाकिस्तान की सियासत में कौन आगे कौन पीछे होगा। मैं वैसे क्रिकेट के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन वो तो हमें पहले ही पता चल गया कि पाकिस्तान मैच जीत गए, सो हम इस चीज़ को निकाल देंगे। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आपने करना ये फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनसा से आपने वो क्वेश्चन करना है। ये नहीं कहना फ्यूचर के बारे में बताएं, ये पूछना है आपने कि फ्यूचर में मेरी मुआशी जो हालात हैं या मेरी शादी कब हो सकती है या बाहर जाने का, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी होती है। उनसा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग महक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी किस्मत कैसी होगी ये मैं आपसे प्रोग्राम के बाद पूछ लूँगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, इतने अच्छे ज़बरदस्त चैनल पर आप होस्टिंग कर रही हैं और इतना अच्छा शो कर रही हैं माशाल्लाह से, और वो भी अकेले शो, सोलो शो। नादवा कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि फैसल छुट्टियों पे है। अच्छा उनसे मुझे ये बताएं कि स्पेशली अगर मैं पूछूं पाकिस्तान की सियासत में आने वाला वक्त कैसा होगा? ठीक है, देखें आप वैसे तो देख ही रही हैं सियासत में क्या गर्मा गर्मी चल रही है, पूरा साल ही गुजर गया है। लेकिन कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, पॉलिटिकली एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, कुछ नया स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। तीनों जो मेन जो पार्टीज़ हैं उनमें बहुत एक गर्मा गर्मी, गुस्सा और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और बाकी ये है कि अवाम के लिए जो मेरे पास कार्ड है वो अभी भी होपफुल हैं, स्पेशली पीटीआई से रिलेटेड अभी भी उनको काफ़ी पॉजिटिव होप्स हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत में आती है दोबारा तो एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। यानी ये भी अवाम की स्टिल अभी ये सोच है। अच्छा चूँकि अब आज तो हम मैच जीत गए लेकिन आगे वर्ल्ड कप है, तो ये भी एक सवाल आया जी कि वर्ल्ड कप में जो है हमारी क्रिकेट टीम क्या करने वाली है, या वर्ल्ड कप अपने नाम हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इसके बारे में? T20 वर्ल्ड कप में देखिए कार्ड जो मेरे पास आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके बाद 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है। कार्ड्स जो इतने अच्छे पावरफुल नहीं है, लेकिन एक कार्ड जो है वो किंग का कार्ड है। तो मैच जो है वो मिला जुला होगा, कुछ मैचेस मुझे लूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मोस्टली मैचेस जो है पाकिस्तान लूज़ करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है वो किंग नज़र आ रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहेगी। और एंड तक मुझे लगता है कि फ़ाइनल तक काफ़ी जाने के चांसेस हैं पाकिस्तान के, फाइनल तक जाने के चांसेस हैं। चले अल्लाह करे भाई अपनी स्ट्रेटजी हम थोड़ी सी तब्दील करें और मज़ीद कामयाबियाँ हम अपने नाम करें। अच्छा उनसे मुझे ये बताएं कि जब हम पाकिस्तानी अवाम का सवाल करते हैं तो एक सवाल होता है पाकिस्तान का कि थोड़ी बेहतरी चीज़ों में किस लिहाज से आएगी, तो वो ज़रा आप क्योंकि ये कल बहुत सारा आया कि जी अच्छा ये भी मैं आपसे इसका जवाब लूँगी, लेकिन अभी हमें रावलपिंडी से वहाब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, गुड मॉर्निंग। बताएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और फिर अपना सवाल। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा ज़रा मैं पूछ रही थी अवाम के हवाले से, डॉलर नीचे आने वाला है जी। देखें इकोनॉमी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इकोनॉमी तो मुझे बेहतरी नज़र आ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है और बिज़नेस आता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि बाहर से जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स एड मिलेगी और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक अवाम यानी कि आम अवाम की बात है उनके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड, तो डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। अवाम जो है वो हुकूमत से या हुकूमत की स्ट्रेटजी से खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, सुमैया हमें झंग से ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, बताएगा क्या सवाल है आपका और स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमैया तबस्सुम है
जी अच्छा सुमैया, टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज जरा बंद कर दें और फिर अपनी अब डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। मेरा नाम सुमैया तबस्सुम है। मैं 28 जून को पैदा हुई, 2008। अच्छा, सुमैया तबस्सुम है, 28 जून 2008 को पैदा हुई। सवाल बताएगा। क्या मैं डॉक्टर बन सकूंगी? ओके, डॉक्टर बन सकूंगी। देखिए सुमैया, आपके लिए जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडीज़ में कुछ ब्रेक आया है। हो सकता है आपकी सेहत सही ना हो, कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी या बर्डन, स्ट्रेस की वजह से आपकी स्टडी जो है वो बहुत मुतासिर हुई है पास्ट में। द फूल का कार्ड है, मुझे दोबारा से एक ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है आपकी स्टडी, और उसमें आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी स्टडी की, और विल पावर से अपना हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप डॉक्टर बन जाएंगी। ये उनसा ने तो कार्ड्स के थ्रू बता दी। सुमैया, आप जरा पढ़ भी लेना, मेहनत कर लेना ताकि वाकई डॉक्टर बन जाओ। तो भाई कॉल आप मिला सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्या आपका सवाल है? और जब प्लीज़ कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सही तरीके से हम तक पहुँच सके। अच्छा, उनसे हमेशा हमने बात की कि जो स्टार्स होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में 12 किस्म के मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होते हैं। अच्छा जी, ओकाड़ा से कमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, एक तो अपना पूरा नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बताएगा। जी, मेरा नाम कमर ज़मीर है जी। 6 मई 1987 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद जी मैं अपना फ्यूचर के बारे में पूछना, बिजनेस के बारे में। बिजनेस में ना मुझे वो कुछ आगे तरक्की नहीं मिल रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पूछ रहे हैं मेरा फ्यूचर में क्या कुछ मुझे मिल सकता है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा, या मेरा हाल ऐसे ही है बस? ठीक है, सवाल आपका आ गया जी। उनसा जी कमर साहब, आपके लिए जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त तो आपका जो कारोबार है वो बिल्कुल ब्लॉक नज़र आ रहा है और ख़र्चा आप बेइंतहा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल करें, यानी कि ख़र्चे पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितनी इनकम नहीं हो रही इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिंग नज़र आ रही है। और आपको जो लोग मिल रहे हैं कारोबारी हवाले से, वो आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। काफ़ी जगह पे आपने लॉसेस, यानी कि काफ़ी सारे नुकसानात भी आपने देखे हैं। आप जो है आगे फ्यूचर में चीज़ें बेहतर होंगी, 1 साल के बाद चीज़ें बेहतर तो होती भी नज़र आ रही हैं। आप जो है सूरह वाक़िया पढ़ें, असर और मगरिब की नमाज, एक तो पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना इसको रूटीन बना दें। ये रिस्क की बरकत के लिए बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा भी हम इसको कहते हैं, और ये सूरत जो है वो स्पेशली इसी के लिए है। तो आप ज़रूर, और उसके साथ साथ रोज़ाना हिस्से पे हैसियत आप ज़रूर सदका ज़रूर निकाला। सदका तो वैसे भी कहते हैं हर बला को टाल देता है। ठीक है जी, एक और कॉलर है, खलील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरगोधा से। जी खलील साहब, आप अपना सवाल बताएगा, अपना पूरा नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खलील सरगोधा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1999 से 25 सितंबर। सवाल बताइए जी। ये जॉब के बारे में पूछना है भाई, ये कोई जॉब शॉप मेरी कब लगेगी? जॉब कब लगेगी? अच्छा, देखें आपके लिए कार्ड्स तो बहुत ज़बरदस्त आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जो अगर कारोबार कर सकें तो आपके लिए बेस्ट है। और जॉब का सवाल आपने किया है तो दिसंबर या जनवरी से एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो जॉब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं दोबारा से यही बात करूँगी, किसी दोस्त से मदद मांगे, कोई दोस्त आपकी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ मैं दोबारा यही कहूँगी कि सूरह वाक़िया का आप भी विर्द कीजिए रोज़ाना असर और मगरिब के दरमियान। ठीक है जी, असर वाक़े का वेट करना है। और इसके अलावा वही बात है कि मेहनत भी बड़ी ज़रूरी होती है भाई, कि आपने मेहनत भी करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। बाकी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो ये भाई ये इंसानी तकाज़ों का इल्म था जिसके ज़रिए हमने बताया। बाकी तो असल अल्लाह के पास है कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अब ये होने वाला कि भाई आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल, नहीं मंडे को। और 2 दिन आपने करना ये है कि बेस्ट ऑफ नया दिन देखना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।